राहिला बार बार मुझे यकीन दिला रही थी कि मैं बेवजह घबरा रही हूँ, हालांकि घबराहट दरअसल उसकी अपनी थी। वो चाहती थी कि इस बार इसकी सालगिरह सिर्फ एक रस्मी तकरीब ना हो, बल्कि ऐसी हो जिसे वो बरसों याद रख सके। दिसंबर के आखिरी दिन थे, सर्दी अपने उरूज पर थी और इसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी भी। वो मेरे पास इसलिए आई थी कि मैं हमेशा इसके फैसलों में इसकी रहनुमाई करती थी। वो कह रही थी कि असल तारीख तो 28 है, मगर अगर दिन बदलकर इतवार कर लिया जाए तो सब लोग आसानी से आ सकते हैं। कॉलेज, यूनिवर्सिटी और ख़ानदानी मसरूफियात आड़े नहीं आएंगे। मैंने इसकी बात सुनकर महसूस किया कि वो सिर्फ तारीख नहीं बदलना चाह रही, वो चाहती थी कि इस दिन कोई कमी न रह जाए। मैंने इसकी बात से इत्तेफाक किया, क्योंकि असल खुशी दिन में नहीं बल्कि लोगों की मौजूदगी में होती है। यूं फैसला हुआ कि तकरीब इतवार को होगी, चाहे कैलेंडर के हिसाब से तारीख 30 ही क्यों ना बने। इस फैसले के बाद राहिला का चेहरा जैसे खिल सा गया। वो मुझसे सजावट, मेहमानों और इंतजामात की बातें करती रही, जैसे ये दिन इसके लिए महज सालगिरह नहीं बल्कि किसी नए दौर की शुरुआत हो। जाते जाते इसने ये एक और बात कही जिसने मुझे चौंका दिया। इसने चाहा कि मैं सुबह ही इसके घर पहुंच जाऊं, हालांकि तकरीब शाम को थी। शायद वो अकेले नहीं रहना चाहती थी, या शायद इसे किसी ऐसे सहारे की जरूरत थी जो सिर्फ एक दोस्त ही दे सकता है। मैंने भी हाँ कर दी, ये जाने बगैर कि ये छोटा सा वादा आगे चलकर मेरी अपनी जिंदगी के कई दरवाजे खोलने वाला था। इन दिनों मेरी जिंदगी अजीब सी दोराहों पर खड़ी थी। एक तरफ इम्तिहानात थे जो तेजी से करीब आते जा रहे थे, और दूसरी तरफ राहिला की सालगिरह का ख्याल जो हर लम्हा ज़हन में गूंजता रहता था। मैं खुद को रोज ये दिलासा देती कि कल दिल लगाकर पढ़ूंगी, मगर कल कभी आता ही नहीं था। यूनिवर्सिटी जाने का हौसला भी ख़त्म हो चुका था, इसलिए मैंने ये सोचकर छुट्टी ले ली कि घर का सुकून शायद तवज्जो वापस ले आएगा। मगर घर आकर एहसास हुआ कि मसला जगह का नहीं, दिल का था। किताबें सामने रखी रहती, सफ़हात पलटते रहते, मगर लफ्ज़ ज़हन में उतरने से इनकार कर देते। इसी दौरान वक़्त ने ये एक और याद दहानी करा दी। आज जुम्मा था, मगर वो इतवार जिसका इंतज़ार था अभी एक हफ्ता दूर था। वो दिन जब मेरी सबसे करीबी दोस्त की सालगिरह मनाई जानी थी। इस एक दिन के लिए मेरे जहन में मंसूबों की एक लंबी फहरिस्त बनती जा रही थी। तोहफा, तैयारी, खुद को संभालना, सब कुछ जैसे इसी दिन के गिर्द घूम रहा था। मैंने तय कर लिया था कि हफ्ते को थोड़ा सा वक्त खुद पर लगाऊंगी। शायद पार्लर जाकर चेहरे की थकन उतार लूं और वापसी पर इसके लिए कोई ख़ास सा तोहफा भी खरीद लूं। दोपहर ढल चुकी थी, राहिला जा चुकी थी और घर में खामोशी फैल गई थी। मैं अपने कमरे में बैठी किताबों के दरमियान उलझी रही, जैसे हर किताब मुझसे कोई सवाल कर रही हो और मेरे पास कोई जवाब न हो। दिल में एक अनजानी सी बेचैनी थी जो पिछले चंद दिनों से मुसलसल मेरा पीछा कर रही थी। शाम होने लगी तो घड़ी ने 5 बजने का ऐलान किया। मैंने किताबें बंद की और चाय के बहाने कमरे से बाहर निकल आई। ऊपर वाले कमरे से नीचे आते हुए सीढ़ियों पर मेरे कदम भारी थे, जैसे मैं सिर्फ एक मंजिल नहीं बल्कि अपने अंदर के बोझ को भी साथ लेकर उतर रही हूँ। शाम के वक्त घर का माहौल गैर मामूली तौर पर पुरसुकून था। अम्मी और अब्बू लॉन्च में आमने सामने बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे। मैं जैसे ही वहां पहुंची, अम्मी ने मुझे देखकर हल्के से तंजिया लहजे में कहा कि आज तो सुबह का पता ही नहीं चला। इनका इशारा इस तरफ था कि मैं पूरा दिन कमरे से ही सिमटी रही थी, हत्ता कि नाश्ता भी वही कर लिया था। मैंने जवाब देने के बजाय खामोशी इख्तियार की और जाकर सोफे पर बैठ गई। मुलाजिमा ने फौरन मेरे लिए चाय रख दी, मगर मेरे दिल में ना जाने क्यों एक अजीब सी बेदर्दी थी। आज अब्बू भी दफ्तर नहीं गए थे, तबीयत कुछ नासाज थी, इसलिए वो अम्मी के साथ घर पर ही थे। घर वैसे भी कुछ खाली खाली सा लग रहा था। भाई और भाभी काफी दिनों बाद घूमने फिरने निकले हुए थे। शादी को खासा वक्त गुजर चुका था, मगर उन्होंने अब जाकर सफर का इरादा किया था। इनके जाने के बाद से मुझे घर की दीवारें ज्यादा खामोश महसूस होने लगी थी। चाय खत्म करके मैं दोबारा ऊपर जाने लगी तो अब्बू ने मुझे आवाज देकर रोक लिया। इनकी आवाज में संजीदगी थी, जैसे वो कोई जरूरी बात करना चाहते हो। दिल तो बिल्कुल नहीं चाह रहा था कि रुकने का, मगर इनकार भी मुमकिन नहीं था। मैं वही ठटक गई, खुद भी हैरान थी कि अंदर ही अंदर क्या चल रहा है।
भाई भाभी के जाने से मुझे हसद तो नहीं था, मगर इनकी तस्वीरें, इनका सफ़र, सब कुछ मेरे दिल में एक अनजानी सी ख्वाहिश जगा रहा था। शायद ये ख्वाहिश किसी और के साथ जाने की नहीं थी, बल्कि अपनी ज़िंदगी में किसी तब्दीली की थी। मैं अभी शादी के बारे में कुछ सोचने के मरहले में नहीं थी, मगर दिल के किसी कोने में ये एहसास ज़रूर था कि मैं एक ही जगह ठहर गई हूँ, जबकि बाकी सब आगे बढ़ रहे हैं। यही बेचैनी शायद पिछले दिनों मेरी पढ़ाई, मेरी मोड़ और मेरे रवैये सब पर असर डाल रही थी। अब्बा की आवाज़ ने मेरे बिखरे हुए ख्यालात को एकदम रोक दिया। मैं खुद से ही सवाल कर रही थी कि आखिर मैं किसके साथ जाती, मगर अब्बा के एक जुमले ने मुझे हाल में वापस ले आया। उन्होंने नरमी से पूछा कि मेरे इम्तिहानात कैसे जा रहे हैं। ये सवाल सुनते ही जैसे मेरे अल्फाज कहीं गुम हो गए। हकीकत ये थी कि चंद पर्चे पहले ही हो चुके थे और वो बिल्कुल मेरी तौखा के मुताबिक नहीं गए थे, जबकि बाकी इम्तिहानात के लिए मैंने खुद को अभी तक तैयार ही नहीं किया था। मगर मैंने हमेशा की तरह सच को मुस्कुराहट के पीछे छुपा दिया और कह दिया कि सब ठीक है, फिक्र की कोई बात नहीं। अजीब बात यह थी कि मैं दूसरों को तो तसल्ली दे देती थी, मगर खुद अंदर ही अंदर बोझ उठाए फिरती थी। मेरी बात सुनकर अम्मी और अब्बू एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। शायद वो सब कुछ समझते थे, मगर कुछ कहते नहीं थे। चंद लम्हों बाद मुझे ऊपर जाने की इजाज़त मिल गई और मैं खामोशी से वापस अपने कमरे की तरफ चल दी। बाहर सर्दी तेज़ हो चुकी थी, इसलिए मैंने अलमारी से शाल निकाली और ख़ुद को इसमें लपेट लिया। बिस्तर पर आकर कंबल ओढ़ लिया, जैसे मैं सिर्फ सर्दी ही नहीं बल्कि अपने ख्यालात से भी छुपना चाहती हूँ। हाथ में मोबाइल था और स्क्रीन पर राहिला के पैगामात आ जा रहे थे। वो घर पहुंचकर मज़ीद मंसूबे बनाने के मूड में थी और हम दोनों एक के बाद एक पैगाम भेजते जा रहे थे। वक्त का अंदाज़ा ही न रहा। 2-3 घंटे यूं ही गुजर गए। आंखें मोबाइल की रोशनी से बोझल होने लगी और मैंने सोचा कि अब फ़ोन रख दूं, मगर ऐन इसी लम्हे स्क्रीन पर एक नया नोटिफिकेशन चमका। नाम ऐसा था जिसकी मुझे तौखा नहीं थी। भाई की तरफ से आया हुआ वो पैगाम जैसे किसी आने वाली तब्दीली का इशारा था और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये सादा सा नोटिफिकेशन आगे चलकर मेरे कई फैसलों की सिमत बदल देगा। मैंने पैगाम खोला तो स्क्रीन एकदम तस्वीरों से भर गई। भाई और भाभी एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ मुनासिर में दिखाई दे रहे थे, कहीं हंसते हुए, कहीं ठंडी हवा में चहल कदमी करते, कहीं एक ही मेज़ पर बैठकर खाना खाते हुए। दोनों के लिबास में भी मौसम के मुताबिक थे और इनके चेहरों पर ऐसी इत्मीनानियत थी जो देखने वाले को लम्हा भर के लिए रोक ले। मैं अपने कमरे में बैठी ये सब देख रही थी। हालांकि किसी ने मुझे कैद नहीं किया था, मगर ना जाने क्यों बाहर निकलने का ख्याल ही अच्छा नहीं लगता था। तस्वीरों में भाभी का हाथ भाई के कंधे पर था और वो दोनों एक मुकम्मल तस्वीर लग रहे थे। इस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि यह हसद नहीं बल्कि किसी और ख्वाहिश की कमी थी। दिल चाहा कि तस्वीर फौरन बंद कर दूं, शायद डिलीट भी कर दूं, मगर असल में मसला इनका खुश होना नहीं था। मसला यह था कि मैं खुद वो खुशी महसूस नहीं कर पा रही थी। मैं भी जिंदगी को इसी तरह खुले दिल से जीना चाहती थी, मगर फिलहाल मेरे सामने किताबें, इम्तिहानात और मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी के सिवा कुछ नहीं था। घर में मुझसे शादी या किसी और जिंदगी के बारे में अभी कोई बात नहीं हुई थी और सच ये था कि मुझे खुद भी अभी बहुत कुछ हासिल करना था। डिग्रियां, ख्वाब और अपनी शनाख्त। भाई ने भी तालीम मुकम्मल करने के बाद ही शादी का फैसला किया था और इनकी नई जिंदगी को अभी चंद ही माह हुए थे। मैं खुद पर खफा थी कि आखिर मुझे ये सब देखकर बेचैनी क्यों हो रही है। शायद ये एक ऐसा मरहला था जहां इंसान दूसरों की रफ्तार देखकर अपनी रफ्तार पर सवाल करने लगता है। इन्हीं उलझे हुए ख्यालात के साथ वो दिन भी ख़त्म हो गया और जैसे ही नया दिन आया मुझे अंदाज़ा हुआ कि आने वाला वक्त मेरे अंदर और भी कई तब्दीलियां लेकर आ रहा है। अगली सुबह मैंने खुद को ज़बरदस्ती एक तरतीब में वही ढाला और बहुत सवेरे यूनिवर्सिटी के लिए निकल पड़ी। गाड़ी मेरी अपनी थी, सहूलतों की कमी कभी नहीं रही थी, मगर अजीब बात यह थी कि इतनी आसाइशों के बावजूद दिल कहीं ठहरता ही नहीं था। पिछले चंद महीनों से ये कैफियत मुसलसल मेरा पीछा कर रही थी, ख़ास तौर पर इस वक्त से जब घर का माहौल बदल गया था। भाई और भाभी की नई जिंदगी, इनकी बेसाख्ता खुरबत और एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने का अंदाज मेरे सामने ही रहता और अनजाने में मेरे दिल में एक सवाल सा उठता कि क्या मेरी जिंदगी में भी कभी ऐसा वक्त आएगा
इस दिन खुद को मसरूफ रखने के लिए मैंने पढ़ाई में पूरी जान लगा दी। मुझे मालूम था कि अगर मैंने इंग्लिश के पर्चे को हल्का लिया तो मुश्किल में पड़ जाऊंगी, क्योंकि ये मजमून शुरू से ही मेरे लिए आसान नहीं रहा था। घंटों किताबों के साथ गुजारने के बाद शाम हो गई और यूं एक और भरा हुआ दिन खत्म हो गया। वक्त जैसे तेजी से हाथ से निकलता जा रहा था और देखते ही देखते जुम्मा भी आ पहुंचा। जुम्मा के दिन मैंने नमाज अदा की और फिर सीधा अपने कमरे में आकर बैठ गई। खिड़की खुली हुई थी, धूप की हल्की सी लकीर फर्श पर फैली हुई थी, मगर मैंने बाहर जाने का इरादा नहीं किया। अम्मी अब्बू मेरी इस खामोशी को अलग थलग रहने पर परेशान होने लगे थे। वो बार बार पूछते कि आखिर मसला क्या है, मैं सबसे कतराती क्यों जा रही हूँ। मैं हर बार एक ही जवाब देती कि इम्तिहानात करीब हैं और मुझे तैयारी करनी है। शायद ये आधा सच था, क्योंकि असल बात यह थी कि मैं खुद भी नहीं जानती थी कि मेरे अंदर चलने वाली ये बेचैनी किस चीज़ की तलबगार है। आखिरी पर्चा देखकर मैं दोपहर के वक्त घर लौट आई थी। इम्तिहानात का बोझ तो उतर चुका था, मगर हैरत अंगेज तौर पर ज़हीन अब भी पुरसुकून नहीं था। नमाज अदा करने के बाद भी मैं कमरे से बाहर ना निकली, जैसे ये चार दीवारी ही मेरी पनाहगाह बन गई हो। आखिरकार मैंने खुद को संभाला और मोबाइल उठाकर राहिला को फ़ोन मिलाया, ये जानने के लिए कि इसकी तैयारियों का क्या हाल है। कॉल मिलते ही इसका लहजा बदला हुआ था। इसने शिकवा किया कि मैंने कई दिनों से कोई खबर ही नहीं ली, न ये पूछा कि किसी मदद की ज़रूरत है या नहीं। इसकी नाराज़गी बजा थी, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे पर बेतकल्लुफ़ हक जताने के आदी थे। मैं जानती थी कि गलती मेरी ही थी। हकीकत ये थी कि मैं खुद किसी और ही दुनिया में उलझी हुई थी। भाई और भाभी की तरफ से आने वाली तस्वीरें रोज़ मेरे फ़ोन पर चमक उठती और मैं इन्हें देखकर कहीं खो सी जाती। वो अभी तक सफ़र से वापस नहीं आए थे और शुमाली इलाकों की एक के बाद एक झलकियाँ भेजते रहते थे। हर नई जगह, हर नई तस्वीर के साथ मेरी बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी, जैसे मैं अपनी ज़िंदगी के एक ही सफ़े पर रुकी हुई हूँ और बाकी सब आगे बढ़ चुके हों। फ़ोन पर राहिला की आवाज़ ने मुझे हाल में लिटा दिया। इसने साफ लफ्ज़ों में कहा कि कल मुझे लाजिमन आना होगा, क्योंकि सजावट का काम अकेले मुमकिन नहीं। इसके लहजे में ज़िद नहीं, बल्कि ये खालीपन था। इसने याद दिलाया कि इसके पास कोई बहन भाई नहीं और ये दिन वो अकेले नहीं गुजारना चाहती। इस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ अपनी उलझनों में ही नहीं उलझी हुई थी, बल्कि किसी ऐसे शख्स को भी नज़रअंदाज कर रही थी जो मुझे अपने सबसे करीब समझता था। शायद यही लम्हा था जहां मुझे खुद से बाहर निकलकर किसी और का हाथ थामने की ज़रूरत थी। राहिला की आवाज़ में बेबसी साफ झलक रही थी, जैसे वो बार बार यही सोच रही हो कि अगर मैं साथ ना हुई तो वो सब कुछ अकेले कैसे संभालेगी। इसका इसरार था कि मैं अगले दिन लाजिमन इसके घर आऊं, मगर मेरे जहन में तो पहले ही एक और मंसूबा चल रहा था। मैंने सोच रखा था कि हफ्ते का दिन खुद पर लगाकर पार्लर जाकर और इसके लिए तोहफा मुंतखब करके ही बात बनेगी। मैंने नरमी से इसे समझाया कि बेहतर यही है कि सारी सजावट इतवार की सुबह की जाए, जब सब ताज़ा दम हो, वरना एक दिन पहले की गई तैयारी बिखर भी सकती है। कुछ तौखुफ के बाद वो मान गई और यूं बात वही ख़त्म हो गई। हफ्ते की सुबह खामोशी से शुरू हुई। नाश्ता करने के बाद मैं गुस्ल खाने में चली गई। नहाकर जब बाल सुखाने की बारी आई तो सर्दी के बास लॉन में धूप का सहारा लिया। हालांकि सहूलतें सब मौजूद थी। मुलाजिमा वक्त पर काफ़ी ले आई, जैसा मैंने पहले कह रखा था। घर बड़ा था, हर काम के लिए हाथ मौजूद थे, मगर इसके बावजूद दिल के किसी कोने में एक अजीब सी खाली जगह थी जो पिछले चंद महीनों से साथ लगी हुई थी। पहले जिंदगी हल्की फुल्की लगती थी, अब बेज़ाहिर सब कुछ वैसा ही था, मगर सुकून कहीं रास्ते में खो गया था। शायद कमी किसी चीज़ की नहीं थी, शायद कमी किसी एहसास की थी जिसका नाम मैं खुद भी नहीं जानती थी। इन्हीं सोचों के साथ ठीक 1 बजे मैंने खुद को संभाला, तैयार हुई और गाड़ी निकालकर घर से बाहर निकल गई, ये जानने बगैर कि ये दिन आगे चलकर मेरे लिए महज एक काम दिन साबित नहीं होने वाला। मुझे हमेशा खुद गाड़ी चलाना ज़्यादा मुनासिब लगता था। हालांकि घर में ड्राइवर मौजूद था, मगर मुझे अपनी मर्जी से निकलने और अपनी रफ्तार से चलने का सुकून अलग ही महसूस होता था। यूनिवर्सिटी जाना हो या कहीं और, मैं अक्सर खुद ही निकल पड़ती थी। इस दिन भी यही क्या इरादा था कि पहले पार्लर जाकर खुद को ताज़ा कर लूं, फिर राहिला के लिए तोहफा खरीद कर सीधे घर वापस आ जाऊं। दोस्तों की बार बार तारीफों ने मुझे शहर के एक मशहूर और बड़े ब्यूटी सैलून की तरफ मायल किया, जहां मैं इससे पहले कभी नहीं गई थी।
मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये एक आम सा फैसला आगे चलकर मेरी रूटीन का हिस्सा बन जाएगा। वहां पहुंचकर मालूम हुआ कि बगैर पेशगी वक्त लिए काम होना तकरीबन नामुमकिन है। कुछ सोच विचार के बाद मैंने इजाफी रकम देकर चंद घंटों बाद की फौरी पैकिंग हासिल कर ली। वक्त बाकी था, इसलिए मैं एक तरफ रखे कुशादा सोफे पर बैठ गई और मोबाइल में मसरूफ हो गई। माहौल बहुत नफीस और तरतीब से सजा हुआ था। हर तरफ सफाई, हल्की मौसीकी और एक मंजिम खामोशी थी। मैं अभी इर्द गिर्द का जायजा ले ही रही थी कि अचानक मेरा नाम पुकारा गया। इंतजार खत्म हो चुका था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अगला कदम किस समेत ले जाएगा। मैं अभी अपनी ही सोचों में गुम बैठी थी कि अचानक एक नफीस सी मौजूदगी ने मेरी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। एक लड़की जो गालिबन वहां की स्टाफ में शामिल थी, आहिस्ता कदमों से मेरी जानिब बढ़ रही थी। इसके अंदाज में एक कुदरती वखार था, न बनावट न दिखावा। मैं खुद भी हमेशा अपनी शक्ल सूरत पर मुतमईन रही हूँ। घर वाले भी मोहब्बत से तारीफ कर देते थे, मगर इस लड़की में कोई अलग सी कशिश थी जो फौरन दिल को भाग गई। वो करीब आकर मुस्कुराई और निहायत शाइस्तगी से मेरा नाम पूछा। मैंने तारुफ करवाया और बताया कि मेरा वक्त हो चुका है, बस रहनुमाई चाहिए कि आगे कहाँ जाना है। इसने बड़े इत्मीनान से कहा कि मैं इसके साथ चलूं, वही मेरा काम देख लेगी, और ये भी पूछा कि मैं किस सर्विस के लिए आई हूँ। इसकी आवाज में अजीब सी नरमी थी, जैसे हर लफ्ज ठहर कर कानों में उतर रहा हो। वो मुझे एक पुरसुकून कमरे में ले गई जहाँ दीवारों पर बड़े आईने लगे थे और इनके सामने आरामदाह नश्ते रखे थे। मैंने ये कुर्सी संभाली तो इसने बताया कि इस वक्त बाकी सब लोग जा चुके हैं और अब सिर्फ मैं ही रह गई हूँ, इसलिए इत्मीनान से अपनी ज़रूरतें बता सकती हूँ। इसका अंदाज ऐसा था कि अजनबियत का एहसास लम्हों में तहलील हो गया। मैंने इसे बताया कि मैं चेहरे की देखभाल करवाना चाहती हूँ और इसके बाद हल्का सा रिलैक्सेशन ट्रीटमेंट, क्योंकि चंद दिनों से जिस्मानी थकन महसूस हो रही थी। इसने फौरन इत्मीनान दिलाया कि दोनों चीज़ें आराम से हो जाएंगी, बस तरतीब बदल ली जाए। इसके मशवरे पर पहले चेहरे का सेशन तय हुआ। मैं आरामदाह निश्चित पर टेक लगाकर बैठ गई और आंखें मूंद ली। कमरे में हल्की रोशनी और पुरसुकून फिजा थी। इसने निहायत नरमी से प्रोडक्ट्स लगाई और काम शुरू किया। वक्त जैसे आहिस्ता चलने लगा, ज़हन के बोझ हल्के होते गए और एक मानो सा सुकून फैलने लगा। कुछ देर बाद इसने सेशन मुकम्मल किया और आईने मेरी तरफ बढ़ाया। अक्स में चेहरा पहले से ज्यादा ताज़ा और शादाब दिखाई दे रहा था, जैसे थकन की तहें उतर गई हो। इस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी खुद पर दिया गया थोड़ा सा वक्त भी अंदरूनी बेचैनी को कम कर देता है। आईने में खुद को देखकर मुझे एक लम्हे के लिए यकीन ही नहीं आया कि यह वही चेहरा है जिसे मैं रोज देखती थी। रंगत पहले भी साफ थी, मगर अब इसमें अजीब सी ताजगी, जैसे अंदर से कोई रोशनी झलक रही हो। चेहरा थकन से आज़ाद लग रहा था। आंखों के गिर्द जो बोझ सा था वो कहीं गायब हो चुका था। मैंने बेख्तियार इसकी तरफ देखा और दिल से शुक्रिया अदा किया। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली कि ये इसका काम है, इसमें किसी एहसान की बात नहीं। इसके लहजे में नरमी थी, आवाज में सुकून और अंदाजा में ऐसा एतमाद कि सामने वाला खुद ब खुद मुतमईन हो जाए। फिर इसने बड़े सलीके से मुझे सीधा बैठने का कहा और पेशा वाराना अंदाज में पूछा कि अब मैं किस किस्म की थेरापी चाहूंगी। सच ये था कि मुझे खुद भी पूरी समझ नहीं थी। मैं बस इतना जानती थी कि पिछले कुछ दिनों से बदन जैसे बोझल रहने लगा था और ज़हन कहीं उलझ सा गया था। मैंने हिचकिचाते हुए कहा कि जो मुनासिब समझे कर दे, बस ये थकन कम हो जाए। इस पर इसने एतमाद से कहा कि फिक्र न करें, वो पूरी तवज्जो के साथ काम करेगी। इस लम्हे मुझे महसूस हुआ कि शायद मैं सिर्फ जिस्मानी आराम नहीं चाह रही थी, बल्कि दिल और दिमाग भी किसी वक्फे की मोहताज थे, और ना चाहते हुए भी मैं इस अजनबी माहौल में खुद को गैर मामूली हद तक महफूज महसूस करने लगी। वो आरामदाह अंदाज में मसाज शुरू करने लगी। इसके हाथ इतने महारत से हरकत कर रहे थे कि मेरे कंधों और गर्दन की थकन बिल्कुल कम महसूस होने लगी। मैंने महसूस किया कि जैसे हर सख्ती और दबाव मेरे जिस्म से बाहर निकल रहा हो। इसने खास तेल का इस्तेमाल किया था जो जिल्द पर नरम लम्स के साथ जज्ब हो रहा था और खुशबू भी बहुत दिलकश थी। वो बड़ी मेहनत और ध्यान से हर हिस्से पर ध्यान दे रही थी, पहले गर्दन, फिर कंधे और आहिस्ता आहिस्ता पीठ और बाजू। हर हरकत के साथ मुझे अजीब सुकून महसूस हो रहा था। दिल और दिमाग दोनों को रिलैक्स होने का एहसास हो रहा था।
मैंने आंखें बंद करके गहरी सांसें ली और खुद को इस लम्हे में मुकम्मल तौर पर मौजूद महसूस किया। हर हाथ की महारत और हरकत से एक तरह का इनर काम पैदा हुआ, जैसे जिस्म और दिमाग दोनों थकन से आज़ाद हो रहे हों। मसाज के इंतखाम पर मैंने महसूस किया कि जिस्म और दिमाग दोनों में एक अजीब सुकून छा गया है। मैंने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली और सोनिया की तरफ देखा। दिल चाहा कि थोड़ी देर और इसी आराम को महसूस करूं। मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, सोनिया क्या आप दोबारा थोड़ा सा मसाज कर दें? मुझे वाकई बहुत आराम मिला है। सोनिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैम आपका मौजूदा सेशन ख़त्म हो गया है। जो पैकेज आपने सेलेक्ट किया था इसमें सिर्फ 15-20 मिनट ही शामिल होते हैं। अगर आपने बड़ा सेशन सेलेक्ट किया होता तो शायद मैं और मदद कर सकती, लेकिन अब ये पार्लर के रूल्स के खिलाफ होगा। वो अपने हैंड्स धोकर कुर्सी पर बैठ गई। मैं खामोशी से इसकी तरफ देख रही थी। दिल चाह रहा था कि ये लम्हा थोड़ा और बढ़ जाए, लेकिन मैं जानती थी कि ये रूल सब पर बराबर हैं। मैंने फिर से आहिस्ता से कहा, प्लीज़ दोबारा से थोड़ा सा कर दें, मुझे वाकई अच्छा लगा। सोनिया ने मुस्कुराकर कहा, लगता है आप वाकई आराम महसूस कर रहे हैं, मगर अगर आप दोबारा लेना चाहें तो 2-3 घंटे इंतज़ार करना होगा। अभी 3 बजे की अपॉइंटमेंट पहले से है, तभी मैं दोबारा कर सकती हूँ। मैंने सिर्फ सर हिलाया। दिल में एक तरह की खुशी और इंतजार की कैफियत छा गई। वो लम्हा एक तरह की सुकून भरी याद बनकर मेरे ज़हन में बस गया और मैंने खुद से कहा कि अगली बार मैं बड़ा पैकेज ज़रूर सेलेक्ट करूँगी ताकि ज़्यादा देर तक ये आराम महसूस हो। मैंने सोचा कि दोबारा मसाज करवाने का दिल चाह रहा है, मगर सोनिया ने बताया कि अगर मैं दोबारा लेना चाहूँ तो मुझे कम से कम 2-3 घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा और इसके बाद 5 बजे तक की नई अपॉइंटमेंट लेना होगी। ये सुनकर मेरा दिल थोड़ा सा मायूस हो गया, क्योंकि मैं अभी ही आराम महसूस करना चाह रही थी और इंतज़ार करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, ठीक है, फिर मैं अब चली जाती हूँ, लेकिन अगली बार ज़रूर आपसे ही ये सेशन करवाऊंगी। सोनिया ने भी हंसकर जवाब दिया, जब भी आप अपनी अगली बुकिंग करें मेरा नाम ज़रूर साथ लिखवा दें, तब मैं ही आपका मसाज करूंगी। पेमेंट करने के बाद मैं बाहर निकली और ख़ुद को गाड़ी तक पहुंचाने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। गाड़ी में बैठते ही मैंने कुर्सी के साथ टेक लगाकर आंखें मोड़ ली। दिल चाह रहा था कि बस यही लम्हा थम जाए और मैं सुकून में गर्क हो जाऊं। एक अजीब सा बोझ जैसे दिल से उतर गया था। ना जाने सोनिया ने ऐसा क्या किया था कि मेरी रूह में खुशी और सुकून दोनों उतर गई। मैंने मुस्कुराहट के साथ सोचा कि अगली बार मैं बड़ा सेशन लूंगी और पूरे 2 घंटे यही आराम महसूस करूंगी। गाड़ी में थोड़ी देर आराम करने के बाद मैंने ड्राइविंग शुरू की और शहर के शॉपिंग मॉल पहुंच गई। वहां पहुंचकर मैंने राहिला के लिए वो ड्रेस खरीद लिया जो मैंने ऑनलाइन देखा था। इस छोटी सी खरीदारी में भी एक तरह की खुशी और इत्मीनान छुपा हुआ था और मैंने सोचा कि कल की बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए सब कुछ बिल्कुल सही होगा। दिन के आखिर में मुझे महसूस हुआ कि छोटी छोटी खुशियाँ और दोस्तों के लिए की गई छोटी मेहनतें कभी कभी ज़िंदगी के सबसे बड़े सुकून का सबब बन जाती हैं। मैंने राहिला के लिए ड्रेस के साथ इसके मैचिंग जौहरात और शूज़ भी खरीद लिए। सोचा कि बर्थडे पर वो ये सब पहनकर बिल्कुल तैयार लगे। शॉपिंग में इतना वक्त लग गया कि शाम के करीब ही घर पहुंची और जैसे ही घर का दरवाज़ा खोला अम्मी की नाराज़गी महसूस हुई। उन्होंने पूछा कि तुम इतना देर क्यों लगा कर आई हो। मैंने इन्हें सब कुछ वाज़ा नहीं बताया, बस इतना कहा कि पार्लर गई थी और फेशियल करवाया, इसलिए वक्त लग गया। मसाज का जिक्र मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं किसी को बताऊंगी तो शायद मजाक उड़ाएंगे कि एक लड़की ने मुझे मसाज किया और फिर भी मुझे इतना सुकून मिला। मुझे खुद भी हैरानी हो रही थी कि ये सब कैसा मुमकिन हुआ, इसलिए मैंने किसी से बात ना की, हत्ता कि राहिला से भी नहीं। अपने थकन और सुकून की कैफियत में मैंने राहिला के लिए खरीदी हुई चीज़ें अपने कमरे में रख दी और बेड पर दराज हो गई। इतना आराम महसूस हो रहा था कि बस दिल चाह रहा था कि आंखें बंद करके कुछ देर के लिए दुनिया से कट जाऊं। इसके हाथों में एक अजीब सा जादू था जो मेरी थकन, फिक्र और रोज़मर्रा की मसरूफियत सबको दूर कर गया। मैं सोच रही थी कि ये सुकून, ये राहत शायद ही किसी ने कभी मुझे दी हो। मैंने अपने दिल में छुपकर मुस्कुराते हुए सोचा कि शायद ये लम्हा, ये छोटा सा तजुर्बा मेरी रोज़मर्रा की मसरूफियात ज़िंदगी में सबसे कीमती तोहफा था। इस दौरान मुझे ये भी एहसास हुआ कि छोटी छोटी खुशियाँ, जैसे दोस्त के लिए की गई छोटी सी शॉपिंग या किसी की महारत से मिलने वाला सुकून,
कभी कभी बड़े लम्हों से ज़्यादा असर डालती हैं। मैंने दिल ही दिल में ये फैसला किया कि कल की बर्थडे सेलिब्रेशन में सब कुछ मुकम्मल और यादगार होना चाहिए और मैं खुद भी यह खुशगवार और पुरसुकून माहौल बनाने की कोशिश करूंगी। मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, लेकिन जो भी तजुर्बा था, जैसा भी था, दिल को एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। थकन और मसाज के बाद मेरी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई और जब जागी तो रात के 9 बजे के करीब थे। भूख लग रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि किचन जाकर कुछ खा लूं। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे से नीचे आई। मोबाइल की रोशनी अपने हाथ में पकड़े हुए रास्ता दिखा रही थी। घर खामोश और सन्नाटा सा था, हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन मोबाइल की हल्की रोशनी ने मुझे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलवाया। ड्राइविंग रूम तक पहुंचकर मैंने लाइट्स ऑन की, लेकिन जैसे ही किचन की तरफ बढ़ने लगी, अचानक दरवाजे से किसी की दाखिल होने की आवाज़ सुनकर मेरी चीख निकल गई। दिल की धड़कन तेज हो गई और एक लम्हे के लिए लगता था जैसे कोई चोर घर में घुस आया हो, लेकिन अगले ही लम्हे भैया की आवाज़ आई। संदस हम आए और साथ ही भाभी अंदर आए। इनकी आवाज़ सुनकर मैं फौरन दौड़कर इनके पास पहुंच गई। असल में मैंने आधी लाइट्स ऑन की हुई थी और ड्राइविंग रूम के दरवाजे के करीब वाली लाइट बंद थी, इसलिए मैं अंदर आने वाले को देख नहीं पा रही थी। मेरी छोटी सी घबराहट और खौफ भी एक लम्हे के लिए हकीकत महसूस हुआ, लेकिन जब मैंने भाभी को देखा तो सब कुछ मामूल के मुताबिक लगने लगा। हम सब ड्राइविंग रूम में बैठ गए और मुझे एक अजीब खुशी हुई कि रात के इस सन्नाटे में मेरे सब करीब के लोग घर पर मौजूद हैं और मैं अकेली नहीं थी। रात की यह खामोशी और अचानक आने वाला झटका फिर भी एक यादगार लम्हे में बदल गया और मैंने दिल ही दिल में सोचा कि जिंदगी में छोटे छोटे हैरानकुन लम्हात भी कितने कीमती होते हैं। अम्मी और अब्बू जल्दी सो गए थे और मैं अभी भी नींद से जाग कर उठी थी। कमरे में जाकर देखा तो भैया और भाभी भी खुशी से एक दूसरे के करीब बैठे थे और भाभी जोर देकर कह रही थी कि भैया को बताओ ना कि हमें कितना मज़ा आया है। इनकी बातें सुनकर मैं कुछ उलझन में पड़ गई थी। दिल चाह रहा था कि फौरन पार्लर वापस जाकर दोबारा मसाज करवा लो, लेकिन इस वक्त मेरे लिए ऐसा मुमकिन नहीं था। थोड़ा सा सुकून हासिल करने के बाद मैं किचन की तरफ चली गई। वो लोग अपने कमरे में चले गए थे ताकि मुझे सरप्राइज दिया जा सके, लेकिन चूंकि मैं पहले ही जाग चुकी थी, इनका सारा सरप्राइज वहाँ ही ख़त्म हो गया। मैंने फौरी तौर पर फ्रिज से कुछ फ्रोज़न आइटम्स निकाले, प्लेट में रखकर ओवन में गर्म कर दिया और 10 मिनट के अंदर सब कुछ तैयार करके वापस अपने कमरे में आ गई। साथ में काफ़ी भी बना ली क्योंकि जानती थी कि अब नींद नहीं आएगी और थकन के बावजूद दिल में एक अजीब सा सुकून मौजूद था। मैंने लैपटॉप पर भैया और भाभी की शादी की वीडियो चलाई ताकि खुशगवार माहौल बरकरार रहे और साथ साथ अपना खाना भी खा रही थी। कॉफ़ी को प्लेट के साथ कवर करके रख दिया ताकि बाद में भी आराम से पी सकूं। कमरे में बैठे बैठे मैंने सोचा कि ज़िंदगी में छोटे छोटे लम्हे किस तरह जज्बात की शिद्दत बढ़ा देते हैं और किस तरह ये काम रात भी यादगार बन सकती है। ये सब महसूस करते हुए मुझे लगा कि शायद कभी कभी सुकून और खुशी बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि छोटे छोटे लम्हों में छुपी होती है। रात के खाने के बाद मैंने कॉफ़ी का कप हाथ में लिया और आहिस्ता आहिस्ता इसे चुस्कियाँ लेते हुए रात के 12 बजे तक अकेली ही एक छोटी सी पार्टी मनाती रही। अपने कमरे में चिरागों की मध्यम रोशनी में मैंने सारे तहाइफ और ख़रीदी हुई चीज़ें एक तरफ रखकर अपनी दुनिया में खो गई। नींद तो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, लेकिन आखिरकार जिस्म थकन से भारी हो चुका था। मुझे अपने ऊपर गुस्सा भी आया कि पार्लर से वापसी पर सोना क्यों नहीं चाहिए था। अगर मैं थोड़ी देर पहले ही सो जाती तो आज की नींद कितनी सुकून भरी होती, लेकिन इस दौरान पार्लर के मसाज का असर अजीब सा था। एक अजीब सा सुकून और खुशी की कैफियत मेरे जिस्म में घुल रही थी, जिसने मेरी आंखें बंद करवा दी और मुझे बेहोश सा कर दिया। सोचों के बीच थोड़ी देर में दोबारा नींद ने मुझे अपने लपेट में ले लिया। सुबह मेरी आंख खुली तो 10वीं बज चुके थे और मैंने अपने ऊपर गुस्सा करते हुए जल्दी जल्दी तैयार होना शुरू किया। मैंने राहिला के लिए लिया गया सारा सामान उठा लिया और बैग में रख दिया। अम्मी नाश्ता करने को कह रही थी, लेकिन मैंने मुस्कुराकर कहा कि नहीं, अगर मुझे थोड़ी देर भी हुई तो राहिला मुझसे नाराज़ हो जाएगी और मैं इसे नाराज़ नहीं देखना चाहती। मैंने वादा किया था कि मैं 10 बजे तक इसके घर पहुंच जाऊंगी और अब 10:30 तक मैं अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी।
गाड़ी में बैठते ही दिल एक अजीब सी खुशी से भर गया। शहर की सड़कें अभी थोड़ी सुनसान थी और धूप आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ रोशन कर रही थी। 15 मिनट के अंदर ही मैं राहिला के घर पहुंच गई। वो और इसकी अम्मी अपने कामों में मसरूफ थी, लेकिन मैं अंदर कदम रखते ही महसूस कर रही थी कि आज का दिन कुछ खास होने वाला है। हर तरफ खुशियों की चमक, छोटे छोटे लम्हों की मुस्कान और मेरे दिल की बेचैनी, सब कुछ एक साथ गहराई में जा रहा था। राहिला के घर पहुंचते ही मैंने सारा सामान इसे थमाया। वो इब्तिदा में हैरान हुई, फिर अचानक हंसने लगी और बोली, ये क्या? केक कटिंग से पहले ही तुमने मुझे मेरा गिफ्ट दे दिया। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मेरी मजबूरी है। मैं चाहती हूँ कि तुम यही ड्रेस अपनी बर्थडे पर पहनो। वो खुशी से मेरे गले लग गई। मुलाजिमा भी वहाँ मौजूद थी, लेकिन राहिला को पसंद नहीं था कि वो किसी और के जरिए अपनी खास तैयारियां करें, इसलिए वो खुद मसरूफ थी और हर छोटी तफसील पर ध्यान दे रही थी। इस लम्हे में भी अंदर से खुश थी। फ्रेश फीलिंग और सुकून जो मैंने पिछले दिन पार्लर के मसाज के बाद महसूस किया था, आज भी मेरे साथ थी। मैंने दिल ही दिल में सोच लिया कि शायद कुछ दिन बाद दोबारा इसी पार्लर जाकर मसाज करवाऊंगी। अगर एक बार के लिए ये सुकून मेरे जिस्म और मेरे दिमाग पर इतना असर डाल सकता है, तो मैं इस सुकून को बार बार हासिल करना चाहती थी। फिर हम दोनों ने मिलकर नाश्ता किया। राहिला ने पहले ही मेरा इंतजार कर लिया था और इसके शेफ ने नाश्ते में कई मज़ेदार पकवान तैयार किए थे। नाश्ता बहुत ही वैरायटी और हेवी था। ताज़ा फल, सैंडविच और मज़ेदार अंडे की डिशेस के साथ मैंने खाने के दौरान महसूस किया कि राहिला के साथ ये लम्हात कितने कीमती हैं। हर हंसी, हर छोटी बात और हर लम्हा मुझे ये खुशगवार जज्बाती सुकून दे रहा था, जिसे मैं शायद पहले कभी इतनी शिद्दत से महसूस नहीं करती थी। ये दिन, मसाज की याद, राहिला की खुशी और हमारे लम्हात सब मिलकर मेरे लिए एक मुफरिद खुशी और सुकून की कैफियत पैदा कर रहे थे, जिसने मुझे अपने आप को ज़्यादा जिंदा और खुश महसूस करने का मौका दिया। मैंने डटकर नाश्ता किया और फिर हम दोनों अपनी अपनी तैयारियां और कामों में मसरूफ़ हो गए। दोपहर के बाद 4 बजे तक मैं थका हारा गाड़ी में वापस घर पहुंच गई। 7 बजे राहिला के बर्थडे की तकरीब थी और मैं 3 घंटे पहले ही घर आ गई थी ताकि वक्त पर मुकम्मल तैयार हो सकूं। बेड पर दराज होकर मैंने कुछ देर आराम करने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मैं जानती थी कि अगर मैं सो गई तो 8-9 बजे उठना मुश्किल हो जाएगा और राहिला मेरी जान ले लेगी। दिल चाह रहा था कि पार्लर जाकर कुछ सुकून ले लूं, लेकिन वक्त अभी मुनासिब नहीं था और ज़रूरत भी नहीं थी। मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर चाय पीने के लिए नीचे चली गई। मुलाजिमा से कहा कि चाय मैं खुद बना लेती हूँ और इससे कपड़े प्रेस करने को कहा। मैंने अलमारी से कपड़े निकाले और जल्दी से बेड पर रख दिए और मुलाजिमा ने फ़ौरन इन्हें प्रेस कर दिया। चाय पीकर मैं दोबारा ऊपर आई, कपड़े उठाए और फ़ौरन तैयार होने के लिए हाथ घुसाकर 15 मिनट के अंदर नहा धोकर बाहर निकल आई। अब मैं ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी, बाल खुश कर रही थी और चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट और चमक थी। ज़्यादा मेकअप तो नहीं किया था, लेकिन फेशियल के असर से चेहरा साफ और रोशन लग रहा था। अंदर ही अंदर यह खुशी और बेचैनी का अजीब सा मिलाजुला एहसास था। एक तरफ बर्थडे की खुशी, दूसरी तरफ पार्लर के मसाज की ताजगी और दिल में छुपी यह गैर मुतवक्का खुशी जो मैं खुद भी समझ नहीं पा रही थी। मेरी ज़रूरत तो असल में ज़्यादा मेकअप की नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी हल्का फुल्का मेकअप किया और गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगाई ताकि फ्रॉक के रंग से मेल खा जाए। तैयार होकर मैंने प्रेस उठाया और नीचे आ गई। मुझे देखकर अम्मी की आंखों में खुशी झलक रही थी और वो कहने लगी कि आज तुम वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। भैया और भाभी भी ड्राइंग रूम में बैठकर शाम की चाय पी रहे थे। भाभी ने छेड़ते हुए कहा कि अगर किसी लड़के ने तुम्हें वहां देखा तो वो तुम पर ज़रूर फिदा हो जाएगा। मैंने इनकी बात पर हंसकर आंखें मारी और यह हल्का सा मजाक मुझे भी बहुत पसंद आया। चाय ख़त्म करने के बाद मैंने इन सबको खुदा हाफिज कहा और बाहर निकल गई। अम्मी ने मुझे याद दिलाया कि रात हो चुकी है, इसलिए अकेली न जाना, बल्कि ड्राइवर को साथ ले जाओ। मैं असल में अकेली जाना चाहती थी, लेकिन आखिरकार ड्राइवर अंकल को साथ लेना पड़ा। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठकर मैं मोबाइल पर राहिला से बात कर रही थी, जो मुझे नाराज कर रही थी कि अभी तक क्यों नहीं पहुंची। मैंने इसे तसल्ली दी कि बस घर के करीब ही हूँ और आखिरकार इसके घर पहुंच गई। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा लड़कियां पहले ही जमा हो चुकी थी। हर कोई हंस रहा था, बातें कर रहा था
और रंग बिरंगे लिबासों में जगमगा रहा था। फिजा में खुशी और तजस्सुस का मिला जुला एहसास था और दिल में एक अजीब सी खुशी भी थी कि मैं अपने दोस्त की खुशी का हिस्सा बन रही हूँ। अभी अभी घर में कदम रखा था कि मैंने महसूस किया कि आज की रात कुछ खास होने वाली है और कुछ लम्हे बाद जो होना था वो मेरी तौक़ा से भी ज़्यादा दिलचस्प और गैर मुतवक्का था। ज़्यादातर लोग इसकी फैमिली के थे जबकि दोस्त अभी आना बाकी थे और मैं सबसे पहले पहुंच गई थी। राहिला बिलावजा ही मोबाइल पर मुझसे कह रही थी कि तकरीब में सब लोग आ चुके हैं सिवाय मेरे, और मैं हंसते हुए इसे यकीन दिला रही थी कि मैं आ गई हूँ। आहिस्ता आहिस्ता बाकी लड़कियां भी पहुंचने लगी। कुछ कॉलेज के दोस्तें थे और कुछ यूनिवर्सिटी के और कुछ इसकी पुरानी दोस्तें जिन्हें वो कभी नहीं भूली थी। मैंने अपनी सारी पुरानी दोस्तों से राबिता ख़त्म कर दिया था, बस राहिला के साथ मेरी गहरी दोस्ती बाकी थी। राहिला अपनी खुश इखलाकी की वजह से वो हर किसी के साथ दोस्ताना रवैया रखती थी, इसलिए इसकी दोस्तें मुझसे कहीं ज़्यादा थी, लेकिन मैं इसकी सबसे ख़ास दोस्त थी। हम दोनों हमेशा अपनी दोस्ती में किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। ताहम आज मेरी तवज्जो राहिला से हटकर मरियम की तरफ जा रही थी, जिससे मैं सिर्फ एक बार मिली थी। वही मरियम थी जिसने मुझे पहले मसाज दिया था और इसकी नफासत और महारत ने मेरे अंदर एक अजीब सा असर छोड़ दिया था, जैसे मैं इसकी दीवानी हो गई हूँ। आखिरकार रात के 11:30 बजे बर्थडे का फंक्शन मुकम्मल हुआ। राहिला ने मेरा दिया हुआ ब्लैक कलर का फैंसी ड्रेस पहना था जो इस पर लाजवाब लग रहा था। पार्टी के दौरान छोटी छोटी बातों और हंसी मजाक के बीच मैंने महसूस किया कि आज का दिन सिर्फ जश्न का नहीं बल्कि छुपी हुई खुशियों, दोस्तों के रिश्तों और एक गैर मुतवक्का मसाज की यादों से भी भरा हुआ था, जो मुझे दिन भर की थकन के बावजूद एक अजीब सा सुकून और खुशी दे गया। राहिला ने अपनी बर्थडे के लिए जो ड्रेस पहना था इसके साथ मैचिंग ज्वेलरी और शूज़ भी लगाए थे और वो वाकई लाजवाब लग रही थी। लड़कियां हैरत से पूछ रही थी कि ये सब कहाँ से लिया, तो राहिला मुस्कुराते हुए कहने लगी, ये मेरी दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया है। सबने मेरी पसंद की तारीफ की और मैं दिल ही दिल में खुश हो गई। मैं जानती थी कि राहिला के पास पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन फैशन का खास शौक नहीं था, इसलिए मैंने सोच समझकर वो ड्रेस और एक्सेसरीज खरीदे ताकि वो अपनी बर्थडे पर सबसे मुनफरिद और खूबसूरत लगे। वाकई वो सबकी नज़र में सबसे बेहतरीन लग रही थी। रात के 12 बजे के करीब मैं घर पहुंची तो जिस्म में थकन का बोझ महसूस हो रहा था। दिल चाह रहा था कि सीधा पार्लर में चले जाऊं और दोबारा वो सुकून महसूस करूं, लेकिन वक्त और रात के हालात ने मुझे रोक दिया। मैंने फैसला किया कि कल यूनिवर्सिटी की छुट्टी लेकर पार्लर जाऊंगी और यूं अगला दिन भी आ गया। मैं पार्लर पहुंच गई जहां मैंने मोबाइल के जरिए पहले से 12 बजे की बुकिंग कर रखी थी, मगर मैं 11:30 बजे ही पहुंच गई। मगर मरियम, जिसका इंतजार मैं कर रही थी, कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैंने एक स्टाफ लड़की से पूछा तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, इसके घर पर आज कुछ मसला था इसलिए वो अभी यहाँ नहीं आ पाई। दिल में थोड़ा सा बेचैनी हुई, मगर मैंने अपने आप को ख्याल किया कि आज का दिन भी दिलचस्प होगा और जो सुकून मैंने पहले महसूस किया था शायद वो दोबारा आने वाला था। इसी लम्हे मैंने महसूस किया कि हर लम्हा, चाहे थकावट और इंतजार का हो, एक नए तजुर्बे और हैरत की उम्मीद लिए होता है। जब मैंने कॉल पर सुना कि वो 2 बजे के बाद आएगी तो मेरे दिल के सारे अरमान जैसे टूट गए। मैं तो खास तौर पर इसी दिन इसे देखने और इसे मसाज करवाने के लिए आई थी और अब इसने कहा कि मुझे 2 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा। दिल में हल्की सी मायूसी हुई, मगर कोई चारा नहीं था। मैंने सब्र किया और बिला आखिर 2 बजे वो पहुंच गई। इसे देखते ही वो मुस्कुरा दी और हल्के लहजे में बोली, ओह, आप तो आज ही आ गई, एक दिन पहले ही सब कुछ करवाया था। इसकी मुस्कुराहट में एक अजीब कशिश थी और इसकी निगाहें मुझे जैसे बेख्तियार महसूस हो रही थी। इसके बाद वो मुझे कमरे में ले गई जहां आज भी कोई नहीं था। मैंने ना पूछा कि बाकी लोग कहाँ हैं, शायद यहाँ मसाज अलहदा अलहदा दिया जाता है। इसने बड़े आराम से मुझसे पूछा कि आज आप क्या करवाना चाहेंगी, और मैंने हल्के से मुस्कुराकर कहा कि तुम तो जानती हो, बस वही जो पहले दिल में था। वो भी मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, आधे घंटे वाला मसाज मैं आपके लिए सेलेक्ट कर देती हूँ। फिर इसने मसाज शुरू किया। इसकी उंगलियां पर नरम सा आयल लगा हुआ था और वो बड़े महारत से मेरे जिस्म पर हाथ फेर रही थी। हर लम्हा मैं एक सुकून और खुशी महसूस कर रही थी, जैसे हर थकन और परेशानी मेरे जिस्म से ढलती जा रही हो। आज मेरे लिए यही लम्हे सबसे कीमती थे।
और मुझे महसूस हुआ कि कभी कभी सुकून की तलाश में छोटे लम्हे ही सब कुछ बदल सकते हैं। आज भी मैंने अपने मामूल के कपड़े पहन रखे थे और याद था कि ये फुल बॉडी मसाज नहीं था, बस कंधों और गर्दन तक महदूद था, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा हाथ नीचे की तरफ भी ले जाती थी, जिससे मुझे अंदर से ये गैर मामूली सुकून महसूस होता था। वो अपने जादुई हाथों से आहिस्ता आहिस्ता मसाज शुरू करती, जैसे हर उंगली मेरे जिस्म के हर तनाव को दूर कर रही हो। आज भी इसने पहले की तरह दिलकश अंदाज में मसाज किया, मगर इस बार थोड़ा ज़्यादा वक्त दिया और आखिरी 5 मिनट में दिल चाहा कि मैं इसे कहूँ, रुके मत, बस जारी रखो। लेकिन मैं जानती थी कि वो यही कहेगी कि आपका टाइम ख़त्म हो चुका है। मैंने पूरे आधे घंटे का मसाज लेकर खुद को मुकम्मल आरामदा महसूस किया और दिल चाह रहा था कि वहीं पर सो जाऊं, लेकिन आखिरकार मुझे वापस आना ही पड़ा। वक्त तेज़ी से गुजरता गया और मैंने ये सोचा कि हफ्ते में 2 बार मसाज करवाने की आदत ही मुझे सबसे ज़्यादा सुकून देती है। इस तरह मुझे वहाँ मसाज करवाते हुए 1.5 माह का अरसा मुकम्मल हो चुका था। आज इतवार का दिन था और मैं मसाज के बाद आराम से कुर्सी पर बैठी थी कि अचानक वो दोबारा मेरे पास दूसरी कुर्सी पर आकर बैठी। इसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप वाकई चाहें तो मैं घर पर भी सर्विस दे सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मैं पार्लर के नाम से नहीं आऊँगी, बल्कि अपने घर से आऊँगी और थोड़ा सा इजाफी चार्ज होगा। इस बात ने मेरे दिल की ख्वाहिश को जैसे हकीकत में बदल दिया। मैंने अंदर ही अंदर सोचा कि अगर ये मुमकिन हो तो मैं हर रोज ये सुकून हासिल करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर ये ख्याल बार बार घेर रहा था कि घर पर मसाज करवाने में थोड़ी दिक्कत तो होगी, खास तौर पर अम्मी और भाभी की राय का क्या होगा। फिर भी जब इसने कहा कि वो मेरे घर पर आकर सर्विस दे सकती है, तो जैसे दिल ने कहा, अब और क्या चाहिए। मैंने इसे फौरन कहा, ठीक है, जो भी कीमत होगी मैं दे दूंगी, बस एक दिन छोड़कर मेरे घर आ जाना। वो हंसते हुए मान गई और मैं वहां से वापस निकल आई। दिल में थोड़ी फिक्र तो थी कि अम्मी और भाभी ये देखेंगे तो क्या कहेंगे। ये सब कुछ थोड़ा गैर मामूली लग रहा था, खास तौर पर जब कोई खास फंक्शन भी नहीं था जिसके लिए तैयार होना पड़ता। तब अचानक मेरे दिमाग में एक चमकता हुआ आइडिया आया और चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने सोचा कि जब वो मेरे घर आएगी तो मैं बस इतना कह दूंगी कि ये मेरी दोस्त है और फिर हम कमरे की तरफ निकल जाएंगे। असल बात यह थी कि जब भी मेरी दोस्तें आती थी तो अम्मी और भाभी कमरे में नहीं आते थे। हम दोनों अकेले ही बैठकर बातें करते रहते थे और इसी के सबब मुझे यकीन था कि यह बार भी सब कुछ इसी तरह आसान और पुरसुकून हो जाएगा। दिल में यह खुशगवार तौखा पैदा हो गई थी कि शायद ये छोटा सा राज भी मेरे लिए खुशियों का लम्हा बन जाए, लेकिन मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी और यही बात मुझे अंदर ही अंदर खुश कर रही थी। जब मंगल का दिन आया तो अम्मी और भाभी का मार्केट जाने का प्लान बन गया। वो सुबह 10 बजे घर से निकल गई थी। मेरी मसाज वाली दोस्त मरियम को 11 बजे आना था, लेकिन मैं बेचैन होकर 10 बजे ही इसे कॉल कर डाली। मैंने कहा, अगर तुम 11 बजे से पहले आ सकती हो तो आ जाओ। मरियम ने जवाब दिया, नहीं, अभी तो मैं पार्लर में हूँ, यहाँ से 11 बजे के बाद ही निकल सकती हूँ। आप बताएं 11 बजे आना है या नहीं। इसके अल्फाज जैसे मेरी सांसें रोक गई। दिल में एक अजीब सा खौफ और बेसब्री पैदा हो गई कि अगर वो देर से आएगी तो मेरा प्लान मुतासिर हो जाएगा। मैंने खुद को समझाया कि ये सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जज्बात इतने शदीद थे कि मैंने कॉल बंद कर दी और बस इंतज़ार शुरू कर दिया। घर पर मुलाजिमा मौजूद थी और मैंने इससे पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया था। छोटे छोटे सामान, मीठे मशरूबात और वो चीज़ें जो मैं चाहती थी कि मरियम के आने पर फौरन इस्तेमाल हो। मुलाजिमा से मैंने कहा, जब मेरी दोस्त आए तो ये सब सामान फौरन मेरे कमरे में ले आना। दिल के अंदर एक छोटा सा जोश था, ये सोच करके जल्दी ही मरियम आएगी और वो लम्हा जो मैं तस्वुर कर रही थी हकीकत बनेगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। जैसे ही मरियम मेरे घर पहुंची, मैंने इसे फौरन अपने कमरे में ले जाया। थोड़ी देर में मुलाजिमा भी तमाम सामान लेकर मेरे कमरे में पहुंच गई। घर में कोई और मौजूद नहीं था। भैया तो दफ्तर में थे, अब्बा भी सुबह सवेरे ही ऑफिस चले गए थे और अम्मी वो भाभी मार्केट जा चुकी थी। मैं मुकम्मल तन्हाई में थी और मेरे साथ मौजूद थी मेरी वो मसीहा जो एक तरह से मेरे जहनी सुकून की जमानत बनकर आई थी।
मरियम ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बिलावजह इतना एहतमाम कर लिया है। और मैंने जवाब दिया, नहीं, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है ताकि तुम अच्छा महसूस करो और मेरा मसाज बेहतरीन हो। ये सुनकर वो हंस पड़ी और खैखा लगाकर खुशी का इजहार किया। जैसे ही तन्हाई का लम्हा मिला, मरियम ने मसाज शुरू किया। इस बार वो थोड़ी ज़्यादा मुहताती और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी और मैं वाकई सुकून महसूस कर रही थी, मगर मेरे अंदर एक अजीब सा अस्तरब भी पैदा हो गया। मेरा ज़मीर मुझे बार बार कह रहा था कि ये सही नहीं, मैं एक औरत से सुकून ले रही हूँ और ये रवैया बिल्कुल भी मुनासिब नहीं था। जैसे ही इसके हाथ मेरे सीने की तरफ गए, मैंने फौरन एक झटके से अपने आप को पीछे खींच लिया और इसके हाथ हटा दिए। इस लम्हे मैंने महसूस किया कि मरियम भी कुछ हद तक मेरे जैसी कैफियत में थी। शायद वो भी अपने जहनी जज्बात और एहसासात में बहक रही थी और वो भी अपने अंदर एक अजीब सा सुकून और अस्तरब महसूस कर रही थी। इस लम्हे हम दोनों ने खामोशी में एक दूसरे की कैफियत को समझा और एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे ये लम्हात, ये खामोशी और ये एहसासात हमारी अलग दुनिया में ले गए हों। मेरे इस अमल पर मरियम पहले तो हैरान रह गई, फिर मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखने लगी और आहिस्ता आहिस्ता दोबारा करीब आई। वो भी कुछ बेकाबू सी हो रही थी, जैसे खुद को किसी हद तक रोक नहीं पा रही हो। और मैंने अचानक ये समझा कि हम दोनों ही अपनी हद से तजावुज़ कर रहे हैं। मैंने अपने आप को पहचाना कि मैं भी भैया और भाभी के दरमियान अपनी जज्बाती हसरतों की वजह से इस हद तक बहक गई हूँ कि ये सब मुझे एक औरत से करवाना पड़ रहा है और यह हकीकत मुझे अंदर से तकलीफ दे रही थी। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगी, मैंने फौरन इसे रोक दिया। बस मरियम, मुझे तुम्हारा मसाज नहीं चाहिए, तुम यहाँ से जा सकती हो और प्लीज़ आइंदा कभी यहाँ मत आना, मैंने सख्ती से कहा। ये वही लड़की थी जिसे मैंने कुछ देर पहले अपने लिए घर पर आने को कहा था, लेकिन अब मैंने अपनी बात बदल दी थी। मरियम चंद लम्हों के लिए हक्का बक्का खड़ी रही। हैरत में इसके चेहरे पर सवाल छाया हुआ था, आखिर क्या मसला है, वो बोली। मगर मैंने इसे कुछ भी नहीं बताया, बस इतना कहा, खुदा का वास्ता यहाँ से चली जाओ, मुझे मज़ीद बर्बाद मत करो। मेरे अंदर एक तूफान सा उठ रहा था, मेरा ज़मीर मुझे झिंझोड़ रहा था, मुझे अपनी इक़दार भूलते हुए महसूस हो रहा था और एक अजीब सा खौफ था कि शायद अपनी शख्सियत और इखलाकियत की एक हद अबूर कर रही हूँ। मैं एक लड़की थी और ये सब कुछ मेरी सोच और अमल के खिलाफ था। ये लम्हा एक बर्बादी की तरह महसूस हो रहा था, सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि जहनी और इखलाकी तौर पर भी। मैंने अंदर ही अंदर अपनी गलतियों का हिसाब लगाया और दिल में खुद से वादा किया कि अब मैं अपनी हुदूद को पहचानूंगी और दोबारा ऐसी किसी कैफियत में नहीं आऊंगी। मैं अब एक लड़की से ऐसा काम करवा रही थी जो मुझे सुकून दे सके और अंदर ही अंदर मुझे एहसास हो रहा था कि ये सरासर गलत है। मैंने इसे इतना सख्त डांटा कि वो नाराज़ होकर उठ खड़ी हुई और बोली, मैं दोबारा कभी भी मसाज के लिए नहीं आऊँगी। मैंने बस इतना कहा, खुदा का वास्ता बस यहाँ से चली जाओ, आइंदा कभी मत आना और अपनी शक्ल भी मुझे मत दिखाना। वो खामोशी से चली गई और मैं रोते हुए अपने कमरे में बैठी रही, बेड के साथ टेक लगाई। दिल में अजीब सा खालीपन और उलझन थी। समझ नहीं आ रहा था कि ये जज्बात इतने ज़ोर से क्यों उभर रहे हैं और मैं खुद से पूछती रही कि आखिर मेरी ये कैफियत क्यों है। इसी रात मैंने ये एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया। मैंने दिल में ठान लिया कि अब अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करूँगी और ये कि मैं अपनी तकदीर के बारे में किसी पर इन्हसार नहीं कर सकती। मैंने अपने अंदर की हिचकिचाहट को दबाया और अम्मी और भाभी के वापस आने का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही दोपहर को वो वापस आए, मैं सीधी अम्मी के कमरे में गई और दिल की हर बात इनसे कह दी। अम्मी ने मुझे मोहब्बत से देखा और बोली, बेटा, मैं भी कुछ दिनों से ये सोच रही थी कि तुम्हारी शादी का वक्त आ गया है। अगर तुम्हें कोई पसंद है तो बताओ, और अगर कोई पसंद नहीं तो हम तुम्हारी शादी अब्दुल्ला से करवा देंगे। मैंने फौरन इनसे ये नहीं कहा कि मैं शादी के लिए पार्लर जा रही थी या कोई ख़ास मकसद है, बल्कि बस इतना बताया कि मेरी अक्सर दोस्तों की शादी हो चुकी है और वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई हैं। मैं भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। यह एहसास मुझे इस वक्त हुआ
जब मरियम मेरा मसाज कर रही थी और मैंने पहली बार सोचा कि शायद मैं अपनी ज़िंदगी में अपने जज्बात को कंट्रोल करने के बजाय बाहर के सुकून की तलाश में गलत रास्ता इख्तियार कर रही थी। अब मैंने फैसला कर लिया था कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, लेकिन खुद अपनी इक़दार और उसूलों के मुताबिक। अब मुझे साफ समझ आ गया था कि ज़िंदगी में मुझे एक पार्टनर की ज़रूरत है, और फिर क्यों मैं खुद को गैर ज़रूरी तौर पर गुनाह में डालूं। दिल ही दिल में मैंने सोचा कि अब मुझे हलाल तरीके से अपनी ज़िंदगी को तरतीब देना है, और किसी छुप छुप करके गई खुशी या सुकून की तलाश से बेहतर है कि मैं साफ और दलेर अंदाज में अपने ख्वाहिशात का इजहार करूं। मैंने फैसला किया कि सबसे बेहतर यही है कि सब कुछ अम्मी के सामने रख दूं। मैंने इन्हें बताया, अम्मी मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं है, आप मेरे लिए अब्दुल्ला के साथ शादी करवा दें। अब्दुल्ला मेरे मामू का बेटा था और खुशकिस्मती से इनका घर भी हमारे घर से करीब ही वाक़या था। अम्मी और अब्बू ने मेरी बात पर फौरन गौर किया और मुझे लगा जैसे दिल के बोझ का एक हिस्सा उतर गया है। एक हफ्ते के अंदर ही मेरी अब्दुल्ला के साथ मंगनी तय पड़ गई। मामू और मुमानी दोनों बहुत खुश थे और अब्दुल्ला भी दिल ही दिल में मुझसे मोहब्बत करता था, लेकिन खामोशी से। मैंने ये तब जाना जब वो दिन आया जिस दिन वो मंगनी के लिए हमारे घर आए। सब बड़े लोग एक तरफ बैठे थे और मैं और अब्दुल्ला दूसरे सोफे पर। मंगनी की रस्म मुकम्मल हुई और इसके बाद अब्दुल्ला ने मेरे हाथ थामते हुए अपनी मोहब्बत का इजहार किया। इसने प्यार भरी आवाज़ में कहा, संदस तुम मुझे हमेशा से बहुत पसंद रही हो। मैं अब्बू और अम्मी से कह रहा था कि फुप्पू से रिश्ता तय करें, लेकिन शायद किस्मत ने खुद फैसला कर लिया कि यही बेहतर है कि वो बात खुद कर दे। मैं बस चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द अपनी ज़िंदगी में शामिल हो जाओ, और मज़ीद सब्र मेरे बस की बात नहीं रहा। मैं इसकी बातें सुनते हुए दिल ही दिल में खुश हो रही थी। मंगनी के फौरन बाद शादी की तारीख भी रखी गई, 2 माह बाद की, जो ज़्यादा देर नहीं थी। यह फैसला दोनों ख़ानदानों की रजामंदी के साथ हुआ और मुझे यकीन था कि ज़िंदगी अब एक सीधे और खुशगवार रास्ते पर गामज़न होने जा रही थी। लेकिन सब कुछ ठीक ही लग रहा था और वक़्त की रफ्तार ने जल्दी से 2 माह का सफ़र मुकम्मल कर दिया। आखिरकार अब्दुल्ला और मेरी शादी हो गई थी। इस खुशी के लम्हे में दिल के हर गोशे में सुकून और इत्मीनान छा गया। वाकई अब्दुल्ला मुझसे बेहद मोहब्बत करता था और हर दिन मुझे इसकी मोहब्बत और वफादारी का एहसास होता रहा। अब मुझे किसी और की तलाश या किसी और से सुकून लेने की ज़रूरत नहीं रही थी, क्योंकि मेरा अपना शौहर मेरे साथ था, मेरी ज़िंदगी का हिस्सा, और वो हर लम्हा मेरे दुख, खुशी और ख्वाहिशात में शरीक था। शादी के बाद की ज़िंदगी ने भी मेरे लिए एक नया आगाज़ साबित किया। मैंने अपने आप को पहली बार मुकम्मल तौर पर महफूज महसूस किया। अब्दुल्ला के साथ हर दिन एक नई खुशी, हर लम्हा एक नया सुकून, और हर यादगार लम्हा हमारी मोहब्बत को मजबूत करता रहा। अब मैं जानती थी कि जो सुकून मैं पहले मसाज या छुपी हुई ख्वाहिशात में तलाश करती थी, वो सब कुछ हकीकत में मेरी शादी और अपने शरीके हयात की मोहब्बत में मौजूद था। और यही हकीकी सुकून और खुशी थी जो ज़िंदगी के हर रंग को मुकम्मल तौर पर महसूस करने में मदद देती थी। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।